Good morning, students. This is the second part of Politics of Planned Economy. In last chapter, we have discussed about a brief history that why we had adopted a planned model of economy. Today, we will discuss about some major 5-year plans which was implemented just after independence. Let us start from the first plan. Students, the first 5-year plan was implemented in 1951 November. Actually 1951 इनिशियल मंथ्स में प्लानिंग को लेकर प्रपोज़ल पूरा प्रिपेयर हो चुका था, सब कुछ इशू हो गया प्रपोज़ल। नवंबर में इसको इशू किया गया और इसके बाद सब में लगा कि नहीं, पहली बार प्लानिंग हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या हैं, हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंडिचर्स कैसे क्या रहेगा, सब कुछ देखने के लिए, बिकॉज दिस इज़ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बाय द पीपल होगा। तो लोगों ने इस फर्स्ट प्लानिंग का जो हमारा प्रपोज़ल था, इसको लेकर इसको पब्लिक डोमेन में लाया गया, मतलब रिलीज़ किया गया पब्लिक डोमेन में। लोगों से सजेशंस मांगे गए, बहुत डिबेट हुई, डिस्कशन हुई और उसके बाद एक अपन देखें बहुत ज़्यादा गहमा गहमी का माहौल रहा था कि क्या होना चाहिए और इसके आउटकम अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे। लोगों में इसको लेकर भी थोड़ा सी एक थ्रेट था या फिर अपन कहें डाउट था। और 1966 तक, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, 1966 तक ये डाउट चलता ही रहा कि हमारा प्लान्ड इकोनॉमी का जो मॉडल है वो सक्सेसफुल कहाँ तक हुआ है और किस लिमिट तक वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन कर पाया है। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से मॉडल की कौन से प्लान की फर्स्ट 5-year प्लान, सेकेंड प्लान, तो ये जो प्लान्स थे इनके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसको लेकर इश्यूज कौन कौन से थे। सो फर्स्ट 5-year प्लान पे हम लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस प्लान के सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स में से एक था टू मिटिगेट पुअर्टी को कम करना है। फर्स्ट प्लान इंट्रोड्यूस कब हुआ था? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 1951 5 ईयर का है तो 56 तक फर्स्ट प्लान चला था। सबसे पहला टू मिटिगेट पुअर्टी। अनदर पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट जो माना जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन कभी एमसीक्यू में भी आपके आ सकता है। सो एमसीक्यू पर्पज से भी आप इसको इम्पॉर्टेंट माने कि इस प्लान में एक्सपर्ट कौन थे या फिर अपन कहें कि इस प्लान को कौन से नाम से जाना जाता है। देन के.एन. राज की लीडरशिप में फर्स्ट 5-year प्लान प्रिपेयर हुआ था। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, फर्स्ट 5-year प्लान टेन्योर क्या रहा था उसका? ये रहा था 51 to 56। ऑब्जेक्टिव टू मिटिगेट पॉवर्टी बनाया किसने था? के.एन. राज ने। इसमें फोकस किस पर किया था? एग्रीकल्चर पर फोकस किया। इसके अलावा वेरियस डैम प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया, जस्ट लाइक भाखड़ा नागल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड में फेमस माना जाता है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट भी। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट अपन देखें कि इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या था। सो स्टूडेंट्स, द फोर्थ ऑब्जेक्टिव वाज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी लानी थी। इक्वालिटी क्यों लानी थी? याद करो, 1951 के पहले मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, थर्ड पार्ट ऑफ हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा विद इन इंडिया। एक्चुअली ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम जो था उसमें इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा क्रिएट हुआ था। एक छोटा सा ग्रुप था, इस छोटे से ग्रुप के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी इस छोटे से ग्रुप के यहाँ स्लेवरी करती थी या फिर इसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थी। तो इसकी वजह से रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसके पास लैंड नहीं थी। ये एक तरह का इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है और इस इनइक्वालिटी को मिटिगेट करना और लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर पर फोकस किया। आगे हम लोगों ने मीन्स द फर्स्ट 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव था कि नेशनल इनकम को, पॉइंट नंबर 5 इज टू इंक्रीज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको लोगों के एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने पड़ेंगे
तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसको इंक्रीज करना, परचेजिंग पावर को इंक्रीज करना हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव और मोटिव था। इनिशियली हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, जो फिफ्थ पॉइंट था उसमें हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और इतनी ज़्यादा जो सेविंग्स थी लोगों की वो इंक्रीज़ नहीं हो पाई। लेकिन धीरे 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 करके लोगों की सेविंग्स इंक्रीज़ होती गई, और 1960s और 70s का जो एरा था, 1960 और 70s का जो एरा था, इसमें जाके लोगों की सेविंग्स इंक्रीज़ हुई। बिफोर दैट उसमें एक रिमार्केबल इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। मैं जिस एग्रीकल्चर की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, ये एक बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जहाँ पे प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, जो कि नॉन इरिगेटेड लैंड है, जहाँ से प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं आ पाता है, फर्टाइल लैंड नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेस फर्टिलिटी जहाँ पर है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, और जहाँ पे एडुक्वेट फर्टिलिटी रेट है, इनफ फर्टिलिटी वहाँ पे है, फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ पे ध्यान थोड़ा कम दिया गया। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि ये जो थे, ये फार्मर्स जो यहाँ पे काम कर रहे थे, ये डिमोटिवेट हुए गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से, क्योंकि दे कैन प्रोड्यूस मच मोर देन दिस, लेकिन इनको एप्रिसिएशन कितना मिल रहा था, इनको फैसिलिटी कितनी मिल रही थी, कम मिल रही थी। जबकि ऊपर अगर अपन देखें, ये वाले जो लीस्ट फर्टाइल लैंड है, ये प्रोड्यूस तो कम कर पा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ध्यान भी इन्हीं पर ज़्यादा दे रही थी। इसका आउटकम क्या मिला? आउटकम ये मिला कि ये तो वैसे ही लीस्ट फर्टाइल है, तो इसका प्रोडक्शन तो वैसे भी लेस रहा, लेकिन ये भी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से थोड़े से डिसअपॉइंट हुए। दैट इज़ वाई इनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज नहीं हो पाया, लेस ही रहा, या फिर अपन और कहें स्टेबल रहा, क्योंकि इनके पास मोटिवेशन नहीं था मोर एंड मोर प्रोड्यूस करने का। और इसका रिजल्ट आउटकम ये देखने को मिला कि इंडिया एक फूड ग्रेन क्राइसिस में चला गया, और 1960s का जो एरा आया, 1960s के एरा में इंडिया में फूड ग्रेन क्राइसिस क्रिएट हो गए। और स्टोरी भी मेरी नॉलेज में मैंने सुनी है, जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे 1960s के एरा में, जस्ट आफ्टर नेहरू, तो क्योंकि फूड ग्रेन क्राइसिस क्रिएट हो गए थे इंडिया में, तब इस क्राइसिस के पीरियड में लाल बहादुर शास्त्री ने, मैं ये भी सुनी हुई ही एक स्टोरी है कि लाल बहादुर शास्त्री ने पब्लिक एड्रेस में कहा था, पब्लिक को एड्रेस करते हुए कहा था कि आप 1 टाइम फास्ट रखेंगे, जिससे कि वो लोग जिनके पास फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं हैं उनके पास फूड ग्रेन्स पहुंच पाएँ, और इस तरह से बैलेंस क्रिएट हो जाए। लेकिन आपको एक पिक्चर क्लियर करने के लिए बता रही हूँ कि एग्रीकल्चर की हमारी पॉलिसी कैसी थी। अब क्योंकि यहाँ पे लेस प्रोडक्शन रहा, यहाँ भी लेस प्रोडक्शन रहा, तो फूड ग्रेन क्राइसिस तो था ही, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो भी हमको इतना ज़्यादा नहीं मिल पाया। और वो क्यों नहीं मिल पाया, इसलिए हमारी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ रेट थी, पहले ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट तो हमारा ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें ग्रोथ नहीं हो पाई। दैट वाज द फेलियर ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इस वजह से लोगों में प्लान्ड इकोनॉमी को लेकर डाउट्स और ज़्यादा इंक्रीज हुए। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ था हमारा, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1956 में स्टार्ट हुआ, 5 ईयर था 1961। इस 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को शिफ्ट करने की कोशिश की, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स को शिफ्ट किया। इस 5 ईयर प्लान के मेकर कौन थे? देन द मेकर वॉज पी.सी. महालनोबिस। पी.सी. महालनोबिस, इन्होंने ये 5 ईयर प्लान बनाया था। एक और डिफरेंस है दोनों प्लान्स में, अपन टेबुलाइज करके दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट में आपका जो पूरा फोकस था एग्रीकल्चर पर था, यहाँ इंडस्ट्री पर आ गया। मेकर थे
KN राज, यहाँ PC महालनोबिस। यहाँ आपका जो पंच लाइन था वो था पेशेंस, जबकि यहाँ था रैपिड स्ट्रक्चरल चेंज, रैपिड स्ट्रक्चरल चेंज। यहाँ आपने जो लेस फर्टाइल लैंड थी उस पर और ज़्यादा फोकस किया, जबकि यहाँ पे जो इंडिजिनस हमारे लोकल मार्केट हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात कही। ये टर्म को अपन अभी डिस्कस करेंगे। ये एक ब्रीफ बाइफर्केशन था और डिफरेंसेस थे दोनों प्लान्स के बीच में। हाँ, मैंने अभी आपको कहा था कि हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं इसको प्रोटेक्ट करने की बात कही। अब प्रोटेक्ट कैसे करेंगे आप? तो प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन में क्या किया, गवर्नमेंट ने हैवी ड्यूटी लेवी कर दी, इम्पोज कर दी कि आप अगर मान लो रजनी वांट टू परचेज एनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट इस इंडिया की बाउंड्री में जब वो अपनी जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी डिलीवरी करने आएंगे इंडिया में, तो इंडिया में आने के लिए उनको हैवी टैक्स इम्पोज करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा टैक्स होगा कि रजनी डिमोट हो जाएगी वो परचेज करने के लिए कि नहीं। इतना ज़्यादा टैक्स होगा कि जस्ट एन एग्जांपल, अगर इंडिया में वो चीज़ 10 रुपीज़ की मिल रही है, वैसे आउट ऑफ इंडिया वो चीज़ 5 रुपीज़ की है। अब मैं भी बड़ी खुश कि देखो इंडिया में तो 10 रुपीज़ की मिल रही है, आउट ऑफ इंडिया देखो तो 5 रुपीज़ की मिल रही है, चलो मंगवा लेते हैं वहाँ से। तो इस कंडीशन में होता क्या था कि हमारे यहाँ बाहर की चीज़ें ज़्यादा आ जाती थी और इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्री थी वो फ्लरिश नहीं कर पाती थी, उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाता था। अब इनको प्रोटेक्शन देना है कि लोग यहीं पे ख़रीदें, यहाँ की चीज़ यहीं पे ख़रीदें। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, ठीक है आप बाहर 5 रुपये में बिक रही है, लेकिन जैसे ही वो इंडिया में एंटर करती है उसके ऊपर 7 रुपीज़ टैक्स लेवी कर दिया, टैक्स इम्पोज कर दिया। अब वो इंडिया में एंटर होती है कितनी की हो जाएगी? 12 रुपीज़ की हो जाएगी। तो अब 12 रुपीज़ की आ रही है वो चीज़, तो रजनी इसको परचेज करने के लिए डीमोट होगी एंड आई विल नॉट परचेज दैट प्रोडक्ट, आई विल रिप्लेस माई प्रेफरेंस टू द इंडिजिनस प्रोडक्ट। अब मैं इंडिजिनस प्रोडक्ट जो कि 10 रुपये का मिल रहा है इसी को खरीदूंगी। ये है पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। इसके अलावा हम इनको जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, हम इनको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को वेरियस सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, हम इनको लोन प्रोवाइड करेंगे, हम इनको लैंड प्रोवाइड करेंगे, हम वेरियस अदर फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करेंगे। तो जो जितना गवर्नमेंट कर सकती थी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए वो सेकंड 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने किया, और उसमें हैवी मशीनरी, कम्युनिकेशन, इसके अलावा मिनरल्स, इन सब को बहुत ज़्यादा प्रमोशन दिया। अब देखो मशीनरी किसके काम आती है? इंडस्ट्री के काम आती है। कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी रहता है ताकि वो अपनी कार्गो कहीं भी भेज सके, डिलीवरी देनी हो या फिर ऑर्डर देने हो, तो उसके लिए कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा मिनरल्स किसके लिए चाहिए? इंडस्ट्री के लिए चाहिए। रेलवे, अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ कि गवर्नमेंट ने जो किया था इंडस्ट्रीज़ को कैसे बेनिफिट कर रहा था। गवर्नमेंट ने सबसे पहले मशीनरी डेवलप की, उसके बाद गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया, लेटर ऑन मिनरल्स पे ध्यान दिया, रेलवे पर ध्यान दिया, लाइट है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इस पर ध्यान दिया। अब ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने का काम कर रही थी। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो इंडस्ट्री वर्क नहीं कर पाएगी। पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि जनरेटर लगा दिया आपने अपना, ऐसा नहीं रहता था। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? मैंने आपको पहले भी कहा था कि लोगों में डाउट्स थे। हमारे 5 ईयर प्लान इनिशियली तो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितनी एस्पिरेशंस के साथ हमने इनको अडॉप्ट किया था। गवर्नमेंट ने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, मशीन, कम्युनिकेशन, मिनरल, रेलवे, इन पर ध्यान देना शुरू किया
तो एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट ने इग्नोर किया, अवॉइड किया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। और जैसे ही गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया, इंडस्ट्री तो अपनी फ्लरिश होने लग गई, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना ध्यान नहीं हुआ, तो हमारा जो मैंने आपको बताया था 5 ईयर प्लान, उस 5 ईयर प्लान के दौरान ये फूड ग्रेन क्राइसिस हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए। और ये फूड ग्रेन क्राइसिस जो थे, उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया। ह्यूमिलेट इसलिए किया ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर 1965। 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉरफेयर चल रहा था, दैट टाइम अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अर्लियर अमेरिका एक्सपोर्ट करता था इंडिया को, हम अमेरिका से परचेज करते थे फूड ग्रेन्स, लेकिन इस वॉर के दौरान अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर अमेरिका ने इंडिया को फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट नहीं किए, और इंडिया में फूड ग्रेन क्राइसिस जो थे वो और ज़्यादा सीवियर हो गए। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव ऑन द थर्ड प्लान। अब थर्ड प्लान की बात करें तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे फोकस्ड था, सेकेंड इंडस्ट्री पर। दोनों के दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे इतने ज़्यादा जितनी हमारे को एक्सपेक्टेशंस थी। इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान में दोनों का ही मिक्सचर अडॉप्ट किया गया, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री बोथ, दोनों के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश किया गया। और इसी बैलेंस की वजह से ही हमारी जो प्रॉब्लम्स थी दैट टाइम वो कम हो पाई। लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि थर्ड 5 ईयर प्लान में भी गवर्नमेंट का फोकस जो था वो अर्बन एरिया पर था, रूरल एरिया पर नहीं था। इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान के ऊपर भी एलिगेशन लगाए जाते हैं दैट दिस प्लान वाज फेवरेबल फॉर द अर्बन एरिया ओनली। दिस प्लान हैड इग्नोर्ड द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। और ये भी माना गया है कि आपने इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी प्रोवाइड करके ओवर एग्रीकल्चर बहुत गलत काम किया था। और कुछ लोग ये भी चाहते थे कि इंडस्ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री होनी चाहिए। देयर वर 2 ओपिनियंस। क्रिटिक्स जो कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ को ओवर एग्रीकल्चर जो एक एज प्रोवाइड किया है, प्रायोरिटी दी है, ये गलत है। जबकि दूसरे ने कहा कि नहीं, इंडस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर दोनों को साथ में प्रमोट करना चाहिए, और जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का एक सबसे शाइनिंग बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेज़। ठीक है, लेज़ कभी कंज्यूम की ही होगी, कई बार ये भी डिस्प्यूटेड रहता है। सो स्टूडेंट्स, लेज़ एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी जायंट इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है ये भी, लेकिन ये इसका बेस क्या है? इसका बेस है पोटैटो। और पोटैटो क्या है? ये एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। तो दूसरे जो क्रिटिक्स थे उनका मानना था दैट इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर जस्ट लाइक लेज़ तो खैर अब आया, उसका एग्जाम्पल मैं आज की डेट में दे रही हूँ, लेकिन हाँ, उनका मानना था कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को हमारी इंडस्ट्री में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि दोनों ही डेवलप कर पाएँ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट का आपकी बुक में, और ये हमारे लिए एक रोल मॉडल बन सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। एक्चुअली स्टूडेंट्स, केरला में 1987 से लेके 1991 में, फ्रॉम 1987 टू 1991 डेवलपमेंट का एक डिसेंट्रलाइज्ड एंड वेरी यूनिक ऑल्सो एक मॉडल अडॉप्ट किया गया, जिसको हम लोग आज की डेट में कहते हैं केरला मॉडल। केरला मॉडल में क्या था, एक बार सुन लो।
एक्चुअली केरला मॉडल में 2-3 बातों पर स्पेशली उन्होंने ध्यान दिया। एजुकेशन, केरला मॉडल में ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना दी, हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। हैवी इंडस्ट्री, प्रोटेक्शन, ये सारी बातें केरला मॉडल से एकदम दूर हैं। केरला ने बेसिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, हाँ, फंडामेंटल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। और ये फंडामेंटल डेवलपमेंट जो है वो एक कॉमन मैन के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो हमारा कॉमन मैन है उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। कॉमन मैन को क्या चाहिए? एजुकेशन, केरला ने इस पर ध्यान दिया। कॉमन मैन को क्या चाहिए? कॉमन मैन नीड्स हेल्थ फैसिलिटीज, केरला ने इस पर ध्यान दिया। फिर उन्होंने ध्यान दिया किस पर? लैंड रिफॉर्म पर, कि लैंड का मोर और लेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस पर ध्यान दिया। एंड फाइनली दे फोकस्ड ऑन द मिटिगेशन और द अबॉलिशन ऑफ पुअर्टी को कैसे मिटिगेट करना है, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया केरला मॉडल में। एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, PDS टू मिटिगेट पुअर्टी, ये सारी चीज़ें आपको स्टूडेंट्स लग रही हैं कि ये चीज़ें तो हमारे इनिशियल प्लानिंग जो ईयर्स थे उनमें इन पर ध्यान इतना ज़्यादा नहीं दिया गया। वहाँ तो एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, ये दो ही इश्यूज हमारे सामने थे। दूसरे इश्यूज को जो कि कॉमन मैन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आपको एक गुड लाइफ प्रोवाइड करा सकते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन केरला ने इस मॉडल पर ध्यान दिया। केरला ने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी पर रखा। और इसी का एक रिजल्ट मिला कि केरला आज की डेट में आपको केरला में इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज भी आप केरला घूमने जाएं, ब्यूटीफुल है। लिटरेसी रेट केरला की 100% है। लेकिन फिर केरला के लोगों में प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा अच्छी है, बिहेवियर अच्छा है, टूरिज्म इंडस्ट्री वहाँ की अच्छी है, लेकिन केरला में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। तो जो एक कहते हैं ना, वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट, है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट, ये कौन सा मॉडल है? वेस्टर्न मॉडल। लेकिन केरला का जो मॉडल है उसने इस मॉडल को रॉन्ग प्रूव किया, इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव किया दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। केरला ने लीस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बावजूद अपने यहाँ का डेवलपमेंट किया और इंडिया के डेवलप्ड स्टेट्स में काउंट होता था केरला। अब मैंने क्यों कहा काउंट होता था? बिकॉज ऑफ केरला फ्लड। केरला में जो फ्लड आई थी बिफोर 2 years, उसकी वजह से केरला को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का लॉस बियर करना पड़ा। दैट रिसोर्सेज वाज ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज। केरला का जो इतना डेवलपमेंट था वो इस नेचुरल ट्रेजिडी की वजह से अब इतना ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन केरला धीरे धीरे करके इस पर वापस ध्यान देगा एंड वी आर श्योर कि केरला जल्दी ही ओवरकम कर लेगा। इस पूरे के पूरे केरला मॉडल को केरला मॉडल नाम तो दिया, लेकिन इसके लिए केरला की गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी। उस स्कीम को इन्होंने नाम दिया न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएट्स, है ना। इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लो। 1 mark का क्वेश्चन आ सकता है, MCQ आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, मैच द फॉलोइंग, कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएट्स कहाँ आया था? केरला में आया। कब आया? 1987 to 1991 में आया। ध्यान किस पर था? इंडस्ट्री या फिर बेसिक नीड्स? तो ध्यान था इनका, फोकस था इनका बेसिक नीड्स पर। अब केरला की गवर्नमेंट ने लोगों को मोटिवेट कैसे किया, लोगों को अवेयर कैसे किया टूवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट एंड बेसिक नीड्स, उनको हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। ये केरला की गवर्नमेंट ने कुछ एक NGOs थे, NGOs के साथ एग्रीमेंट किए, उनको मोटिवेट किया, NGOs को प्रमोट किया। अब NGO लोगों के पास गए, सिविलियंस के पास गए, पीपल एंड सिविलियंस इन सबके पास गए और इन NGOs के थ्रू ही लोगों में अवेयरनेस आ पाई और लोगों ने अपने पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें ही अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल की और लोगों ने हेल्थ गेन करने को प्रायोरिटी दी, हेल्थ इम्प्रूव करने को, हेल्थ फैसिलिटीज़ को, एजुकेशन गेन करनी है उनको, पुअर्टी को मिटिगेट करना है, काम करना है, जो भी काम मिले उनको काम करना है। ये सारे काम केरला ने
इस मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहा था डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या होता है ना कि गवर्नमेंट अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है और सबको कुछ 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 काम दे देती है, तो थोड़े थोड़े काम सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और गवर्नमेंट के पास कम बर्डन रहता है। और अब इन सब लोगों की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ये डेवलपमेंट को इंश्योर करें, अवेयरनेस को इंश्योर करें। केरला गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही किया था। केरला गवर्नमेंट ने किया क्या? केरला गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है, गवर्नमेंट ने दो काम किए थे। एनजीओ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट है, इन लोकल गवर्नमेंट्स को भी एम्पावर किया। दो चीज़ें हो गई। आप केरला गवर्नमेंट ने अपनी पावर हैंडओवर की लोकल गवर्नमेंट को, एनजीओज़ को प्रमोट किया और इन दोनों ने मिलकर अवेयरनेस लाई और न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएट्स को सक्सेसफुल बनाया। और फिर तो जैसे ही ये फेमस हुआ वैसे ही लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और अपने यहाँ पे भी इसको अडाप्ट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ कंप्लीटली न्यू हेडिंग इज मेन डिबेट। मेन डिबेट में हम लोग कौन कौन सी डिबेट को डिस्कस करने जा रहे हैं? देन स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि गवर्नमेंट को किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो पहली डिबेट थी कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करें या फिर इंडस्ट्रीज़ को, कहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने चाहिए। देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इस पे ध्यान दिया, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इस पे ध्यान दिया। एक इंटेलेक्चुअल थे, गांधी की आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते थे वो, इन्होंने कहा कि एक हमको अल्टरनेट या फिर ऑप्शनल प्लान प्रिपेयर करना चाहिए। एंड दैट प्लान, देखो ये क्या कह रहा है, इंडस्ट्री को प्रमोट करो, ये एग्रीकल्चर को, ये रूरल एरिया पे ज़्यादा ध्यान देता है, ये अर्बन एरिया पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो एक थिंकर, एक पॉलिटिशियन मान लें आप इनको, J.C. कुमारप्पा, ठीक है, J.C. कुमारप्पा। अब साउथ इंडिया के हैं तो नाम ऐसे ही होगा, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, J.C. कुमारप्पा जो कि गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने का काम करते थे, इन्होंने दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए कहा कि हमको रूरल एरिया बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही है कि रूरल एरिया बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहीं हार्म नहीं पहुंचेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है और क्योंकि रूरल एरिया में हो रहा है तो रूरल एरिया में भी जो विलेजर्स हैं उनको जॉब मिलेगा और एग्रीकल्चर से इनको एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं इससे इनको ईजीली रॉ मटेरियल भी पास में मिलेगा। एक मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं, दिस इज़ अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में लैंड भी बहुत ज़्यादा महंगी रहती है, कॉस्टली रहती है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चरल फील्ड से आएगा। अब ये फील्ड रहती कहाँ है? ये तो विलेज में रहती है। यहाँ से इस चीज़ को यहाँ लाने में ट्रांसपोर्टेशन पर भी ज़्यादा आप स्पेंड कर रहे हैं, तो ये दिक्कत है। इसके अलावा अर्बन एरिया में जो लेबर है वो भी हाई रेट पर कंपैरेटिवली अवेलेबल रहते हैं, तो ये दिक्कत क्रिएट होती है अर्बन एरिया में। कुमारप्पा ने कहा था कि क्यों ना ये इंडस्ट्री जो आपने अर्बन एरिया में इंस्टॉल कर रखी है, एस्टैब्लिश कर रखी है, इसको आप रूरल एरिया में ले जाएं। इसको यहाँ से आप यहाँ पे शिफ्ट कर लें रूरल एरिया में। तो रॉ मटेरियल लाने ले जाने के लिए आपको कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी। पहली बात, रॉ मटेरियल आपका चीप रेट पर अवेलेबल होगा। कंपैरेटिवली रूरल एरिया में अर्बन एरिया का कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ पर आपको लेबर चीप रेट पर, चीप वेजेस पर अवेलेबल रहेगा, तो यहाँ पे भी आपको चीप रेट देनी पड़ रही है। कॉस्ट, यहाँ भी आपकी कॉस्ट कटिंग हो रही है। तो कुमारप्पा ने कहा
कि अर्बन और रूरल का जो ये डिवीज़न हो रखा है हमने एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री में, इन दोनों में हमने डिवाइड कर दिया है। इस डिवीज़न को हमको हटाने के लिए इस मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमको रूरल एरिया बेस्ड इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी होगी। जबकि चौधरी चरण सिंह जो थे, जबकि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं चौधरी चरण सिंह ने कहा कि इंडस्ट्रीज पर बाद में ध्यान देंगे, पहले इंडिया को एम्पावर करने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। और बात तो तब बढ़ जाती है जब अपनी इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए चौधरी चरण सिंह, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, इंडियन लोक दल। ठीक है, इंडियन लोक दल इन्होंने पार्टी बना ली। स्टूडेंट्स, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट देयर आर टू मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी। वन इज वेस्टर्न मॉडल, जिसमें कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को आप हैंड ओवर करने की बात करते हैं, और बात आती है गवर्नमेंट के रोल की तो आप इसको मना कर देते हैं। जबकि दूसरा मॉडल जो है सोशलिस्ट मॉडल, इस मॉडल में सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होता है और यहाँ पे आप प्राइवेट को मना कर देते हैं इंटरवीन करने के लिए, प्राइवेट एक्टिविटीज़ को आप इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं देते हैं। और इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट किया? बिकॉज बोथ दीज इकोनॉमिक मॉडल्स और सिस्टम्स आर एक्सट्रीम, इस वजह से इंडिया ने दोनों का ही मिक्सचर अडॉप्ट किया, जिसको हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहा। ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोगों ने प्राइवेट और पब्लिक दोनों में ही एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। प्राइवेट या आपका पब्लिक दोनों में ही एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की बात कही। अब कैसे बैलेंस एस्टैब्लिश किया वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। पब्लिक गवर्नमेंट ने अपने पास क्या क्या रखा उसको एक बार लिस्टिफाई कर दें। सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, रेलवे हो गया या फिर आपका डिफेंस हो गया, वो चीज़ अपने पास रखी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, जनरल बिजनेस प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज मतलब माइक्रो इंडस्ट्रीज वो थी प्राइवेट प्लेयर्स के पास। गवर्नमेंट ने दूसरा अपने पास क्या रखा? जो बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड्स बनानी है, रेलवेज बनानी है, ट्रैक्स, है ना, ये सब गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। और ये बेसिक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया प्राइवेट प्लेयर्स को। बनाने का काम करेगी गवर्नमेंट और इसको यूज़ करने का काम करेगा प्राइवेट सेक्टर। लेकिन इस मॉडल को लेकर देयर आर टू आइडियोलॉजीज, उन दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। कौन कौन सी आइडियोलॉजीज़ हैं? आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा लेफ्ट आइडियोलॉजी एंड राइट आइडियोलॉजी। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को लेकर दोनों में ही अनरेस्ट था और दोनों ने ही गवर्नमेंट के इस मॉडल को, गवर्नमेंट की मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को क्रिटिसाइज किया। ये क्या है? ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये लेफ्ट राइट क्या है? दीज टू आर आइडियोलॉजीज। अभी आइडियोलॉजीज हैं क्या? ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ इन आइडियोलॉजीज़ को। तो स्टूडेंट, ये वर्ड जो है, वैसे तो लेफ्ट एंड राइट जो है ये लैटिन में कई बार यूज़ करते थे, लेकिन हाँ, इसकी शुरुआत जो हुई वो हुई फ्रांस से। फ्रांस की अगर आप जस्ट ड्यूरिंग दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच की जो पार्लियामेंट असेंबली थी, उस असेंबली में लोगों के बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होता था? लेफ्ट और राइट जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट हुए और लेटर ऑन उनको फिर आइडियोलॉजी कह दिया गया। फ्रेंच असेंबली का सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा रहता था, यहाँ से ये स्पीकर रहेंगे, स्पीकर का जो राइट साइड रहेगा, दिस वन, स्पीकर का राइट साइड, इस जगह पर बैठेंगे आपके प्रो गवर्नमेंट लोग जो कि गवर्नमेंट में हैं और जो ग्रेजुअल चेंज लाना चाहते, मतलब वो चेंज नहीं लाना चाहते, इतना बड़ा कोई मेजर चेंज वो लाना नहीं चाहते हैं। वो अपने ट्रेडिशनल सिस्टम, जो कन्वेंशनल सिस्टम है, उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जबकि वो लोग जो कि रैपिड चेंज चाहते हैं और सोसाइटी को अगेन
ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं सोसाइटी को, और स्टेट का जो रोल है इन इकोनॉमी, है ना, स्टेट का इकोनॉमी में क्या रोल होना चाहिए, इसको रीडिफाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग बैठते थे इस जगह पर। तो ऐसे करके यहाँ पे राइट पे था प्रो गवर्नमेंट, जो चेंजेस ज़्यादा बड़े नहीं चाहते हैं, जबकि लेफ्ट साइड में जो बैठे थे वो लैंड रिफॉर्म्स चाहते थे, वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी चाहते थे, स्टेट का क्या रोल रहना चाहिए हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, इसको भी ये कह सकते हैं हम इंक्रीज करना चाहते थे, दैट स्टेट मस्ट इंटरवीन इन आर इकोनॉमिक सिस्टम मोर एंड मोर। तो ऐसे करके इनकी डिमांड्स उठी थी, और फिर ये लेफ़्ट और राइट कह। तो स्टूडेंट्स, जो लेफ़्ट की हम लोगों ने बात की, जब मैं लेफ़्ट कह रही हूँ, दैट आई एम इंडिकेटिंग दोज पर्सन्स who advocate the deprived section and socially backward section of our society। और जब मैं राइट की बात करती हूँ तो राइट में वो लोग आते हैं जो कि गवर्नमेंट, जो कि हमारे अपर क्लास, इलीट क्लास, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाने की जो बात करते हैं, उनको अपन कहेंगे राइटिस्ट लोग, राइटिस्ट पर्सन्स। और ऐसे लोग जो हैं वो, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी को बिल्कुल डायरेक्टली उनके घर पे जाके पैसे रख के आएंगे, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर इकोनॉमिकली अपन बात करें लेफ़्ट और राइट की, कि दोनों का इकोनॉमिक मीन क्या है, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, जबकि ये ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, मैं आपको मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई विल नॉट एक्सप्लेन यू हियर दीज 2 पॉइंट्स। जबकि राइटिस्ट लोग जो हैं वो ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं। राइटिस्ट लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन बहुत लेस किया था, एडिक्वेट प्राइवेटाइजेशन जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो नहीं किया। गवर्नमेंट ने अपने पास एक बहुत बड़ा स्कोप रखा, और जो प्राइवेटाइजेशन हुआ भी था उसमें भी गवर्नमेंट ने एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म करते हुए अपने नियर एंड डियर पर्सन्स के वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट करने का काम किया, और दूसरे लोग जो भी उसमें आना चाहते थे, नए लोग, उसमें गवर्नमेंट ने परमिट एंड लाइसेंस, हर चीज़ पे उन्होंने लाइसेंस मांगना शुरू कर दिया, परमिट मांगना शुरू कर दी। तो प्राइवेटाइजेशन किया तो सही, लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली, बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट कर लिए कि लोग प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए डीमोटिवेट होते रहे, और इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इनिशियली इंडिया में इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया। और दूसरा इनका मानना है राइट विंग का कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को डीमोटिवेट करके प्राइवेट सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट का एक कॉम्पिटिटर बन सकता था, उसको कंपटीशन से बाहर करने का काम किया, और गवर्नमेंट ने ऐसे करके क्वालिटी को डिक्रीज किया है, और गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को चॉइसेस भी प्रोवाइड नहीं की। और जिस परमिट और लाइसेंस की डिमांड करते हैं कि आपको कोई फैक्ट्री ओपन करनी है तो आपको लाइसेंस चाहिए, आपको परमिट चाहिए, जो भी काम आपको करना है प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको परमिट एंड लाइसेंस लेना पड़ता था फ्रॉम गवर्नमेंट। इसके थ्रू गवर्नमेंट में करप्शन और ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ये कुछ एलिगेशंस थे आपके राइट विंग के। एक बार रिपीट कर देते हैं कौन कौन से एलिगेशन है। द प्राइवेटाइजेशन वॉज वेरी लेस एडिक्वेट, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने क्रॉनिक कैपिटलिज्म चलाया, मतलब अपने नियर एंड डियर पर्सन्स को ही गवर्नमेंट ने बेनिफिट पहुंचाया, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने का काम किया। परमिट और लाइसेंस के थ्रू गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को डीमोट किया, और प्राइवेट सेक्टर डीमोट हुआ तो गवर्नमेंट ने अपने सामने जो कॉम्पिटिटर था प्राइवेट सेक्टर, उसको इस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया। और इसी परमिट और लाइसेंस की वजह से करप्शन और ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अब क्योंकि गवर्नमेंट के सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहा, क्वालिटी डिक्रीज हुई, इसके अलावा चॉइसेस भी लोगों के पास नहीं रही। ये तो था राइट विंग का एक परसेप्शन। अब देखते हैं लेफ्ट ने क्या क्या एलिगेशंस लगाए गवर्नमेंट पर। अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट थिंकर्स, सर गवर्नमेंट को जितना हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज़, पुअर्टी को मिटिगेट करना, ये सारे काम जो थे ये गवर्नमेंट ने इसमें एडिक्वेट एफर्ट्स
अपने नहीं दिए, और गवर्नमेंट ने इन सब पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि गवर्नमेंट ने इन सब पर ध्यान नहीं देकर प्राइवेटाइजेशन करना चाहा, इन सब फील्ड्स में भी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया, इसकी वजह से हमारी इंडियन सोसाइटी में एक क्लियर कट इकोनॉमिक डिवीज़न देखने को मिला। जो रिच थे वो और ज़्यादा रिच होते गए, जो पुअर थे वो और ज़्यादा पुअर होते गए। ये किसका एलिगेशन है? दिस एलिगेशन वॉज इम्पोज्ड बाय द लेफ्टिस्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि ना तो पुअर्टी मिटिगेट हुई और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट मिटिगेट हुआ। इसके साथ ही साथ एक अपना मिडिल क्लास ज़रूर इमर्ज हुआ, जो कि एक डोमिनेंस रखने का काम करता है इंडियन सोसाइटी में। अब इन सब के इम्पैक्ट्स क्या रहे, इसको लेकर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इम्पैक्ट्स में अगर अपन देखें तो 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी प्लान्ड इकोनॉमी का, वो भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन एज वेल। एंड लास्ट हम लोग कंटेम्प्ररी एरा में देखेंगे कि आज की कंडीशंस क्या हैं, उसके बाद में कैसे गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके वापस नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया। Students, this is the second part of this chapter. In next video, we will definitely conclude this chapter. Till then, keep reading NCERT textbook. Stay at home. Stay blessed. Thank you so much. This is Rajni Gagwani signing off. If you have any doubt, problem, query, or anything else, you can directly contact to me. Goodbye.